हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो है विषय है धन का बहिगमन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत का धन किस तरह से जो है विदेश यानी इंग्लैंड जाती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है धन का बहिगमन जो है भारत में पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है या बताया गया था कि किस तरह से जो है भारत से जो है यानी इंग्लैंड धन जाती है। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि उन्हें कहा भी था कि धन का बहिगमन समस्त बुराइयों की जड़ है। अब भारत में जो गरीबी है उसका मुख्य कारण धन का बहिगमन है। इन्होंने जो है धन को निष्कासन को इविल ऑफ ऑल इविल की संज्ञा भी दी है। यहाँ तक कि भारत का धन, इन्होंने बताया कि भारत का धन जो है वो बाहर जाता है और वह धन जो है भारत में जो है ऋण के रूप में जो है वह भारत आ जाता है। और जैसे ही भारत में ऋण के लिए आ जाता है और वह जो है उसके जो है ब्याज भी अधिक हो जाती है, यानी ब्याज देना पड़ जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं एक ऋण जो है ये ऋण कुचक की तरह जो है यह बन जाता है। तो यही धन का बहिगमन है। और इसी में सबसे पहले हम देखते हैं कि 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने जो है यह जो है सिद्धांत जो है बताए थे। इन्हें जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 18 सबसे पहले जो है इनने कहाँ पर जो है इस बात को रखा था कि 1867 में ही जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो वहीं पर जो है एक सेमिनार हो रही थी, भाषण। और भाषण में जो सबसे पहले उन्होंने जो है एक लेख लिखा था, इंग्लैंड ड्यूटीज ऑफ इंडिया लिखे थे। और कहने के तात्पर्य कि भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य। तो वहीं एक भाषण दे रहे थे, तो उसी भाषण में ही जो है सर्वप्रथम इन्होंने जो है धन के बहिगमन का सिद्धांत का चर्चा किए थे। और वो धन का जो बहिगमन का जो सिद्धांत है उसकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, धन का निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने बताया था। तो कैसे धन का बहिगमन होता है हमारा भारत से, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से कैसे जो है धन जो है बाहर जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो है 1800, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम में पूछे कि धन का बहिगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो सबसे बड़ी चीज़ है यही। तो धन का बहिगमन क्यों और कैसे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1867 ईस्वी में, यानी 1867 ईस्वी में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही जो है सबसे पहले जो है बताने का प्रयास किया था। इन्हें ये सबसे पहले किए थे। और सबसे पहले जो है 1867 ईस्वी में लंदन में, हमारा जो है लंदन में स्थापना किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहीं पर जो है इन्होंने एक किताब छपा था, इंग्लिश ड्यूटीज ऑफ इंडिया, इंग्लिश ड्यूटीज ऑफ इंडिया। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य है, भारत के प्रति इंग्लैंड एक कर्तव्य है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य जो लिखे थे, इन्होंने यहीं पर भाषण दिया था। सबसे पहले क्या दिया था, भाषण दिया था। और यहीं पर भाषण में सबसे पहले धन का बहिगमन का सिद्धांत दिया था, धन का बहिगमन का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत बातें कही थी। और इन्होंने की एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का जो नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
तो इस तरह से इन्होंने कही थी। और ये इन्होंने जो है धन का निष्कासन सिद्धांत, तो धन का निष्कासन सिद्धांत में हम कैसे बताने के पता है कि कैसे जो है ये जो है धन का निष्कासन हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे पहले, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था से कैसे जो है हमारा ये धन का बहिर्गमन यानी निष्कासन हुआ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय या जीडीपी, एनपी, जीएनपी, इसके जिसको बोलते हैं हम लोग जो है ये इकोनॉमिक्स के विषय है। ये राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय से हमारा जितना भी आय होता था उसका एक भाग यानी ब्रिटेन चला जाता था, प्रति वर्ष चला जाता था। और इसके बदले में भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं मिलता था, जिसके कारण से यह जो है धन का बहिर्गमन कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बताते हैं थोड़ी सी कि कैसे जो है अर्थव्यवस्था जो है यानी राष्ट्रीय आय कैसे यहाँ भारत से बाहर जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से यानी हमारा राष्ट्रीय आय से क्या हो जाता है, एक भाग प्रति वर्ष जो है एक भाग प्रति वर्ष ब्रिटेन चला जाता है, तो इस तरह से हम देखते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारा ब्रिटेन जैसे चला जाता है तो इसके बदले में भारत क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यानी इसके बदले में भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं मिलता है। और हम देखते हैं यह जो है धन का बहिर्गमन हो जाता है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी नीति लागू की थी। तो हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे जो है ये जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था ये भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या आता है, हमारा राष्ट्रीय आय होती है, जिसको बोलते हैं जीडीपी, जीएनपी सब मिला के जिसको राष्ट्रीय आय हमारा जो होती है। तो राष्ट्रीय आय होता है किसके पास होता है, एक आम आदमी के पास होता है यानी जनता के पास होता है, और दूसरा जो होता है वो सरकार के पास पैसा होता है। तो हम देखते हैं कि सरकार के पास होता है तो कैसे होता है, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है कर के रूप में सरकार के पास यानी सरकार के पास रहता है। प्लस हम और देखते हैं कि ये जो कर होती है, जो टैक्स होती है, वह जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कर संग्रह करती है सरकार। इसके अलावा जितने भी रेलवे हो, सिंचाई से हो, जितने भी इंडस्ट्री हो, अपना यानी उपक्रमों से जो है जितने भी लाभांश उसके मिलते हैं सरकार को, तो उस लाभांश से जो है उसको भी मिलता है। यानी उपक्रमों से भी लाभ मिलती है सरकार को। यानी हमारा टैक्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के अलावा जितने भी सरकार की और भी जितने भी उपक्रम है, तो उससे भी जो है जितना भी लाभ मिलता है तब सरकार के पास रहता है। और सरकार के पास और दूसरा हमारा रहता है यानी आम जनता के पास, आम जो है आम जनता के पास। ये दो जगह जो है हमारा जो है ये धन जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रहता है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी आम जनता क्या करता है, अपना इंडस्ट्री खोलने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए, अपना पूंजी के लिए वगैरह, और अपने कार्य के लिए, मतलब अपने क्रियाकलाप के लिए जो है ये कार्य करता है। और ये जो क्रियाकलाप जो करता है यानी पूंजी के रूप में, यानी क्रियाकलाप में जो है खर्च करता है। तो खर्च कहाँ करता है, भारत में ही करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी हमारा जितना भी खर्च करता है सब जो है हमारा भारत की अर्थव्यवस्था यानी यहीं पर खर्च होता है, तो भारत में ही हो जाता है, भारत की आय यहीं पर जो है खपत हो जाती है। तो लेकिन हम देखते हैं कि और अभी भी वही होता है। तो जो हमारा जो सरकार है वो ये क्या करता है, ये निवेश करता है, हमारा सरकार निवेश करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में और खर्च करता है, जिससे विकास होता है। यही आज भी होती है। और लेकिन यही जो है निवेश करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने ही देश में, और देश में विकास करता है, खर्च करता है, सब सारा काम करता है भारत के कुचक्र में, यानी भारत में ही ये सब धन रहता है। लेकिन ब्रिटिश काल में हम देखते हैं क्या था, यानी ब्रिटिश काल में ये जितना भी पैसा था, ये जो पैसा है था, ये क्या था, ये हमारा जो है इंग्लैंड चला जाता था, ये इंग्लैंड चला जाता था। और जो है खर्च कहाँ होता था, यानी खर्च यही इंग्लैंड में ही खर्च होता था, यानी इंग्लैंड का जो है विकास होना स्वाभाविक है, इंग्लैंड में ही चला जाता था और इंग्लैंड में ही खर्च हो जाता था और इंग्लैंड का विकास हुआ था। तो इस तरह से देखते हैं यही धन का जो है ये ऋण का कुचक्र है। अब क्या करता है, तो इंग्लैंड के पास चला जाता, तो इंग्लैंड क्या करता है, ये यहाँ जाता है और यहाँ निवेश करता है ना। ये हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था निवेश करता है और ऋण देता है, निवेश करता है और ऋण देता है, यानी ऋण लेता है, और ऋण से जितना होता है लाभांश होता है उसका सारा श्रेय जो है ब्रिटिश को जाता है। यानी इंग्लैंड जो है यहाँ निवेश करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में और ऋण दे करके, और उससे जो जितना भी लाभांश होता है वह इंग्लैंड के पास चला आता है। तो इस तरह से जो है ऋण का कुचक्र था। तो आगे हम देखते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा जो है कुचक्र चलता है, और उस समय ब्रिटिश काल में कैसे इंग्लैंड जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करता था और वहां से ऋण देता था, और वहां से कैसे लाभांश जो है वो अपना सारा लाभांश देता था सरकार के पास, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के पास कुछ नहीं मिलता था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने जो है अपनी नीति लागू की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि धन का बहिर्गमन जो है किस किस पर खर्च जो होती थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। थोड़ा आप लोग को थोड़ा स्क्रीन शॉट लेना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि धन का जो बहिर्गमन का सिद्धांत जो था धन का, यानी सबसे पहले जो है हमारा धन का जो है किस पर चार्ज होता था, यानी सबसे पहले हमारा होता था गृह चार्ज, घर का टैक्स चार्ज, यानी होम चार्ज में जितना भी जो है हम देखते हैं कि घर जितना गृह चार्ज में जितना चार्ज होता था, तो इसमें क्या होता था कि घर या आसपास जितने भी थे, तो ऑफिस जितने भी थे ब्रिटिश का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो है उनका रक्षक कह सकते हैं, तो उनके रहने के लिए ऑफिस में जितने भी सब खर्च होती थी सब होम चार्ज में होती थी। तो ये सब देखते हैं कि 1857 से जो है पहले हमारे जो टैक्स जो दी जाती थी, यानी इसको जो दी जाती थी गृह चार्ज दी जाती थी, वह 10 से लेकर जो है 13% तक इसको दी जाती थी। लेकिन हमारा देखते हैं कि 1800 यानी 1900 ईस्वी के बाद, यानी 1900 ईस्वी के बाद देखते हैं लगभग जो है 40% जो है होम चार्ज देनी पड़ती थी। इसी तरह पहला देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि खर्च कहाँ करता था, यानी हमारा जो है जो ये भारतीय
कंपनी जो है ये भारत सचिव, भारत सचिव यानी हमारा इंग्लैंड में, और भारत सचिव इंग्लैंड में रहते थे, तो भारत सचिव का खर्च होता था। और इसमें 15 सदस्यीय परिषद होते थे, 15 सदस्यीय परिषद होते थे। इस परिषद का भी खर्च जो है वही वहन करता था, यानी बहुत ज़्यादा जितना भी हो तो यही वही भारत के पैसे से ही जो है ये खर्च होती थी। तो इस तरह से ये धन का बहिर्गमन होता था। तो हम देखते हैं तीसरा में, हम देखते हैं आगे कंपनी का जो है शेयर धारक, यानी हमारा जो है शेयर धारक जितने भी थे, यानी शेयर धारक वो कहाँ चले जाते थे, यानी ये शेयर धारक को क्या मिलता था, लाभांश मिलता था। क्योंकि कंपनी में जितने लोग, जो ब्रिटेन की कंपनी के जितने लोगों के पास शेयर धारक था, तो वो शेयर धारक जो था वो तो ब्रिटेन का ही था, भारत का नहीं था, बल्कि ब्रिटेन को ही था। तो ये लाभांश जो है ब्रिटेन चला जाता था, इसको मिल जाता था। अगला हम देखते हैं कि सैन्य असैन्य है ना, देखते हैं कि सैन्य और ऑफिस में काम करने वाले, ऑफिस में कर्मचारियों है ना, और सेना को और ऑफिस में कर्मचारियों के लिए जो है वह भी जो है खर्च यहीं से होता था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से ही होता था। इसी तरह देखते हैं सैनिकों की खर्च के लिए, सैनिकों के खर्च के लिए जितना भी सारा जो खर्च के लिए उसके सामान, सैनिकों के खर्च के लिए स्टॉक, जितना भी उसका सारा चीज रहता था सैनिकों के लिए, उसकी खरीदारी कहाँ करती थी, खरीदारी जो है वह इंग्लैंड में ही करती थी। तो इंग्लैंड, यहाँ का पैसा जो है वहीं चला जाता था, ब्रिटेन से ही की जाती थी खरीदारी। उसी तरह हम देखते हैं कि ब्रिटिश कर्मचारी का वेतन भत्ता सब यहीं से मिलता था, यानी ब्रिटिश कर्मचारी का वेतन भत्ता, पेंशन सब सारा जो है वही मिलता था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से मिलता था। अगर कोई ब्रिटिश कर्मचारी जो है रिटायर हो गए हैं, तो वह भी जो है पेंशन जो है इंग्लैंड में है, तो भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से उनका पैसा मिलता था। उसी तरह भत्ता, वेतन सारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से मिलता था। और देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण का जो है कुछ चक्र जो अभी हम बताए थे वह भी होता है। विदेश, यानी हमारा जो विदेशी निवेश का लाभांश है, यानी अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था कि विदेशी जो है यानी निवेश, यानी जितने भी विदेशी निवेश का लाभांश मिलता था वह अंग्रेजों को ही मिलता था, यानी विदेशी निवेश का लाभांश भी मिलता था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्याज था, जैसे रेलवे, बैंक, बीमा, सिंचाई, ये सब सारा जो था ब्रिटिश जो निवेश किया था उसका लाभांश सब सारा जो है इन्हीं को मिलता था। यानी विदेशी निवेश का लाभांश जो है, यानी ब्याज के रूप में जो जैसे रेलवे, बीमा, बैंकिंग, सिंचाई इत्यादि, मतलब जितना भी सब लाभांश जो था वह सारा जो है यह निवेश करता था, तो लाभांश ब्याज के रूप में इन पर जो है सारा मिलता था। इसके बाद अंग्रेजों के निजी व्यापार से भी लाभ मिलता था। बहुत सारे हम देखते हैं कि भारत में जो है ये प्रारंभ से ही जो है ये खजानों की लूट थी, क्योंकि जैसे ही बंगाल में हमारा जो है का पैर रखा था अंग्रेजों ने, तो उसी समय यानी प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो है धन का बहिर्गमन ऐसे भी जाते रहा, क्योंकि बंगाल के नवाबों से धन जो है लेना प्रारंभ किया था और अपने लोगों में बांटा, और डायरेक्ट जो है यानी धन जो है वह इंग्लैंड चला गया, क्योंकि वो जितने भी अंग्रेज थे सभी अपना जो है धन लेकर जो है अपने विकास कार्य के लिए अपने देश में जो है यह खर्च किया। यानी प्रारंभ से ही जो है खजानों की लूट थी, यहाँ तक कि जो है बहुत सारे अनेक जो है
भारत में ऐतिहासिक धरोहर थे, यानी ऐतिहासिक बहुमूल्य थे, बहुत सारे वस्तुएं थी। नवाबों से, राजा रजवाड़ों से भी जो है लेने का प्रयास किया उपहार के रूप में, या जिस रूप में लेना पड़े तो वह तो अंग्रेजों ने लिया, या तो उसे उपहार के रूप में लिया या उसे विजित करके लिया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे देश का, जो राजे रजवाड़ों ने जो है बहुत सारे जो है अंग्रेजों को जो दिए थे। तो इस तरह से हमारा जो है यह धन का बहिर्गमन होते रहा, और इसका परिणाम स्वरूप यही हुआ कि यहाँ पूंजी का जमा तो नहीं हो पाया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई पैसा यहाँ नहीं मिला, बल्कि पैसा का धन जो है वह जो है इंग्लैंड जाते रहा, और वहाँ जो है औद्योगिक क्रांति भी हो रही थी। तो हम देखते हैं कि पूंजी यहाँ तो भारत में इसका परिणाम हुआ कि कोई जमा नहीं हुआ, यहाँ पर गरीबी हो गया, यहाँ अशिक्षा, कोई शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उद्योग पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया, कृषि का भी विनाश हो गया। यानी इस तरह से बेरोजगारी फैली, अकाल पड़ा, भूखमरी हुआ, और इस तरह से जो है भारत से जो धन जो विदेश यानी इंग्लैंड जो गया, यो पूरी बहुत सारा गया, बहुत ज़्यादा गया, जिसके कारण से यहाँ के लोग जो भूखमरी के तक जो है लोगों को हो गया। हमारा कितने अकाल में हमारे जो है 1877-78 से लेकर बहुत पहले से जो है हमारा अकाल के शिकार हुए, कितने लोग व्यक्ति मारे गए, हमारे भारत की हानि हुई। तो इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरह से गड़बड़ हुई। एक बात कहेंगे कि जो हमारा प्राचीन काल से जितने भी हमारा विदेशियों का जो आगमन हुआ, भारत के रंगों में रंगा और भारत के रंग में रहकर और यहीं के सभ्यता संस्कृति से ही जुड़ गया और यहीं पर रह गया, और भारत का अर्थव्यवस्था में यहीं का धन यहीं रह गया। लेकिन ये जो अंग्रेज जो थे वह ऐसे विदेशी थे जो धन का बहिर्गमन पूरा किया, यानी धन का निष्कासन पूरी तरह से किया, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत की, जिसके कारण से लोग भूखमरी और अकाल तक पहुंच गए भारत के लोगों को। यहाँ तक कि यूरोप में जितने भी यूरोपीय देश के लोग आए, उसमें पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, सब सारे लोग आए, उनमें सबको जो है दरकिनार करके अंग्रेजों ने जो है अपनी पैर जो है भारत पर कब्जा जमाया, और धन का धीरे धीरे जो है धन का कैसे जो है ये निष्कासन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धन का निष्कासन का सिद्धांत यही था जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नौरोजी जो थे वो भारतीय राजनीति के जो है पितामह जो है कहे जाते हैं। इनकी जो पुस्तकें थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, और एक पुस्तक और थी द वांट एंड पीस ऑफ इंडिया, एक और पुस्तक थी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है 1892 ईस्वी में जब हाउस ऑफ कॉमन्स सभा जो थी यानी ब्रिटेन की, वो वहां पर सदस्य जो है निर्वाचित हुए थे। वो प्रथम जो है भारतीय एवं एशियाई संसद के रूप में जो है निर्वाचित हुए थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो है और उसके बाद देखते हैं कि बम्बे के जो है एलिफिस्टन कॉलेज के भी शिक्षक थे और ये गणितज्ञ भी थे। इसीलिए तो जो है इन्होंने जो है ये धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था कि अपना कैलकुलेशन किया था, और बहुत ही जो है तेज तर्रार थे, जिसके कारण से इन्होंने सिद्धांत दिया था। 1868 में हम देखते हैं सबसे पहले भारत के जो है प्रति व्यक्ति आय निकाले थे। भारत का ये पहला ऐसा व्यक्ति थे जो ने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था, और इन्होंने धन निष्कासन के साथ प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, तो सबसे पहले जो है इन्हें 20 रुपया वार्षिक आय अपना जो है कैलकुलेशन निकाले थे। इसके बाद जो है बहुत सारे अर्थशास्त्री जो थे वह भी निकाले हैं, लेकिन ये प्रथम थे। इन्होंने धन को जो बहिर्गमन अनिष्टो भी कहा। इसके समर्थक में भी एक आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त जो थे वो भी समर्थक थे इनके, और अंग्रेजों के उस समय सिविल सेवक थे। भारत के प्रथम एक असिस्टेंट मजिस्ट्रेट भी थे, और उनका प्रमोशन होते होते डिवीजन कमिश्नर तक भी चले गए थे, यानी इनकी पद चली गई थी। और इन्होंने धन का बहिर्गमन का समर्थन किया। इन्होंने सबसे पहला जो है इन्होंने पुस्तक एक लिखे थे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो आर्थिक इतिहास, यानी भारत का ये प्रथम जो है आर्थिक इतिहास पर जो है इन्होंने पुस्तक लिखा था आरसी दत्त ने। तो इस तरह से देखते हैं इन्होंने बहुत सारे बातें भी कही है धन के बहिर्गमन के बारे में, क्योंकि बहते हुए घाव की तरह बताया धन को, यानी भारत से जो है इंग्लैंड जो जा रही थी उसको बहते हुए घाव की संज्ञा से पुकारा है इन्होंने। इसके साथ देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी जो है
अपने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इस मुद्दे को उठाया था। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अधिवेशनों में जो है 3 अधिवेशन में जो है अध्यक्ष के रूप में जो है हुए थे। और साथ साथ स्थापना जब हुए थे उसमें भी बहुत सारे सहयोग किए थे। इनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी इनकी भूमिका थी गोपाल कृष्ण गोखले का। 1896 में पहली बार जब कांग्रेस का अधिवेशन जब हो रही थी, वहीं पर धन का बहिर्गमन की मान्यता यानी धन का निष्कासन को सिद्धांत जो था उसकी मान्यता प्रदान की गई और यहीं से पूरी हुई। क्योंकि ये कांग्रेस एक क्या था, एक कांग्रेस एक छत्रछाया था और उसी के अधीन में रहकर पूरा जो है यह कार्य होती थी। भारत में जितने भी कोई गतिविधियां होती थी कांग्रेस के माध्यम से होती थी, क्योंकि कांग्रेस ही राष्ट्रवाद में एक कारण कांग्रेस जो है जो उत्पन्न हुई थी। और कांग्रेस एक जरिया था भारतीयों के लिए भी था, जो उसी के द्वारा जो है मान्यता मिली और जितना भी गतिविधियां सब उसी के माध्यम से की जाती थी। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन यहाँ तक की मांग किया था, यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने जो है एक बहुत बड़ा संज्ञा दिया है धन का बहिर्गमन सिद्धांत में कि ब्रीडिंग प्रोसेस कहा है। इसके साथ साथ 1881 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका था, अंग्रेजों के बारे में सब छपा था धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में। यहाँ तक कि महादेव गोविंद राणा डे जो थे वह भी जो है अपने जो पुस्तक जो है थे ऐसे ऑन इंडियन जो इकोनॉमी में जो है धन का बहिर्गमन के बारे में भी इन्होंने लिखा है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इन्होंने ये भी कहा है महादेव गोविंद राणा का कि राष्ट्रीय पूंजी जो है 1/3 जो 1/3 भाग जो है वह धन का निष्कासन हो जाती है। तो इस तरह से जो है दादा भाई नौरोजी से लेकर जो है कुछ और भी जो है सारे लोग धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में चर्चा किए थे। तो आज का जो है विषय जो है यही समाप्त करते हैं।